नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में है। जैसे कि आपको पता है आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन होने के बाद में चाइना और पाकिस्तान दोनों की तरफ से एक विरोध देखने को मिला। तो अभी बहुत संभावित है, राइटर बताते हैं इस आर्टिकल में, कि ये इस मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करे, अंतर्राष्ट्रीय जगत में ले जाए और इसे एक मुद्दा बनाए और इसे विरोध को और आगे बढ़ाए। जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये पेंडेमिक के दौर में जो वर्किंग वुमेन है उनकी लाइफ कैसी अफेक्ट हुई है। पेंडेमिक ने कई रूप से ऐसे दिखाया है जिसके कारण लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम का जो एक कल्चर स्टार्ट हुआ है ये कहीं ना कहीं वर्किंग वुमेन्स के लिए एक बून, एक वरदान साबित हुआ है। उस बारे में हम चर्चा करेंगे। जो हमारा तीसरा आर्टिकल है ये मियाँ कम्युनिटी के बारे में है। मियाँ एक समुदाय है असम में, मियाँस ऑफ असम भी इन्हें कहते हैं। तो इनके कल्चर के बारे में, ये लोग कौन है, इनकी एंसेस्ट्री क्या रही है, इनकी हिस्ट्री क्या रही है, इस बारे में हम इस आर्टिकल में जानेंगे। अंत में हमारा न्यूज़ इन फ्लैश है जिनमें हम उन महत्वपूर्ण समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो की कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है। उसके अलावा लॉ सीखो की और कुछ कोर्सेज है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो आज का हमारा एमसीक्यू देख लेते हैं। वह यह है कि इंडियन आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नवर ने इन्हें निम्न में से किस देश ने ऑनरी जनरल की रैंक दी है। अभी आपका ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है बांग्लादेश या ऑप्शन डी भूटान। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो आज का हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्णनात्मक प्रश्न देख लेते हैं। वह यह है कि हु आर मियास, मियास ऑफ असम कौन है, उसके साथ में इन्हें कौन कौन सी चुनौतियां फेस करनी पड़ रही, कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, एक विस्तृत चर्चा करिए। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो हमारा जो पहला आर्टिकल है चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में, तो हम जान लेते हैं कि ये बात कहाँ से, ये डिस्प्यूट जो है काफ़ी लंबे समय से थी, लेकिन जैसे ही 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 रिपील कर दिया गया हमारी केंद्र सरकार के द्वारा, उस टाइम से ही काफ़ी एक विरोध देखने को मिल रहा है पाकिस्तान और चाइना की तरफ से। अब उसका कारण ये हो जाता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है उन्हें ये दोनों देश इसे एक डिस्प्यूटेड रीजन मानते हैं। जैसे कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के होने के बाद में ये पूरा जो राज्य है जम्मू एंड कश्मीर हमारे पास में आ गया, लेकिन उसके बाद में एक कुछ कबीलाए हमले हुए, ठीक जम्मू एंड कश्मीर आने के बाद में। तो उस समय से एक कब्जा रहा है इस रेड रीजन पे। आप देख पा रहे होंगे इसे आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कहा जाता है पाकिस्तान में, जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। उसके अलावा अक्साई चीन का भी एक एरिया है जहां पर चाइना का कब्जा है। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए इस मुद्दे को यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी ले जा सकते हैं। तो दो पर्टिकुलर जो रीजन है वो है कराकोरम और शक्सगम, एक पर्टिकुलर एरिया से यहाँ पर चाइना जो है अपना डोमिनेंस बढ़ाना चाहता है। तो जब हम बात करते हैं शक्सगम वैली की, शक्सगम वैली आप देख सकते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान से ये लगा हुआ है और सियाचिन का जो ग्लेशियर है उसके थोड़े ऊपर है। तो ये जो रीजन है ये पहले पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता था, लेकिन 1963 में 1963 में एक इलीगल बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ जिसके द्वारा ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये पाकिस्तान से चाइना को दे दिया गया। तो यहाँ पे इसका जो आर्टिकल अनुच्छेद 6 था इस एग्रीमेंट का, ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा। भारत ने शुरू से ही इसका विरोध किया है। उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज इंडिया ट्रेडिशनल फ्रंट लाइन अलोंग विद कुंगलू रेंज। तो कुंगलू रेंज जो है, जो कि हमारा परंपरागत एक सीमा रही है, ये उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करता था ये एग्रीमेंट। उसके साथ में चाइना को ये एक होल्ड देता था कि वो कराकोरम रेंज में अपनी जगह बना पाए और जो सीमा है वो अपनी सीमा को और ईस्ट की तरफ और पूर्व की तरफ ढकेल सके। इससे स्ट्रेटेजिकली चाइना को एक फ़ायदा मिलता था। इस कारण चाइना ने इसको एक इलीगल तरीके से हत्या रखा है।
तो यहाँ पे अगर हम मैप देख ले तो आपको समझ में आ रहा होगा, जो ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर है जो कि भारत का अभिन्न अंग है, उसमें जो ग्रीन पर्टिकुलर रीजन है ये पाकिस्तान के कब्जे में है, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। उनमें से गिलगित बल्तिस्तान ये जो एरिया है, इसे पाकिस्तान अपना 5वां प्रांत बनाने वाला है। अभी उनकी सरकार ने ये निर्णय लिया है। और ये वाला जो एक रीजन बनता है उसके नीचे वाला, इसे वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं। उसके अलावा जो रेड पोर्शन आप देख पा रहे होंगे, ये अक्साई चीन कहा जाता है, जिस पर चीन का कब्जा है, इलीगल चीज पे चीन का ऑक्यूपेशन है। उसके अलावा जो हम शख्स गम वैली की बात कर रहे थे, ये ब्लैक रीजन से जो पाकिस्तान से चाइना को दे दिया गया था एक इलीगल तरीके से। उसके अलावा ये ब्लू वाला जो पोर्शन है, ये सियाचिन ग्लेशियर है, जिसपे चाइना कई बार अपना दावा, जिसपे पाकिस्तान कई बार अपना दावा करते रहता है। और उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर जो कि हमारी अब यूनियन टेरिटरी बन गई है, और उसके अलावा लद्दाख, ये जो हमारी दूसरी अभी टेरिटरी बन चुकी है। तो यहाँ पे चेंजिंग फ्रंटियर्स, जो सीमाएं हैं उसे बदलने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश चाइना के द्वारा की गई हो। और ये सिर्फ भारत के आज़ाद होने के समय से नहीं है, इसके पहले से भी ये समस्या देखने को मिलती है। तो 1869 में अगर हम देखें तो चाइना ट्राइड टू को-ऑप्ट द मीर ऑफ हुंजा इन देयर सपोर्ट बाय गिविंग हिम रिफ्यूज। तो यहाँ पे मीर ऑफ हुंजा जो था, उसे रिफ्यूज दिया गया चाइना के द्वारा, और इस कारण से उन्होंने जो रिट्रोस्पेक्टिव क्लेम था हुंजा का वो करा और उसे चिंग एम्पायर का हिस्सा मांगा, ऐसे ट्रिब्यूटरी ऑफ चिंग एम्पायर मांगा, जो माना, जो कि 1762 से एक डिमांड रहा था। एक हुंजा जो मीर ऑफ हुंजा है उनके कब्जे में ये था। उसके अलावा 1990 में भी अगर हम देखें तो चाइना स्टार्टेड असर्टिंग इट्स प्रेजेंस इन वैली बिटवीन कुनलू एंड मेन काराकोरम रेंज। तो काराकोरम रेंज जहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान का बड़ा एरिया आता है, यहाँ पर भी उन्होंने अपना क्लेम काफ़ी बार असर्ट किया है। उसके अलावा 1891 में चाइना कंसोलिडेटेड देयर प्रेजेंट एट शहीदुल्ला, देन टू सुगेट एंड लास्टली एट काराकोरम पास। तो अलग अलग तरीके से ये आगे बढ़ते हुए पहले काराकोरम पास में, उसके बाद में शहीदुल्ला पहले, फिर सुगेट, और लास्ट में काराकोरम पास में इन्होंने अपना एक अधिकार की बात की, और इसने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए काफ़ी इलीगल तरीके से यहाँ पर आगे बढ़े हैं। तो अगर हम कभी करंट सिचुएशन देख ले तो यहाँ पे जो शख्सगम वैली है, यहाँ पर आप शख्सगम वैली देख पा रहे होंगे, इस पे करीब करीब 5180 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो चाइना के कब्जे में है। उसके अलावा अक्साई चीन वाला जो एरिया है ये 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो यहाँ पे संभावना है कि ये इस मामले को इंटरनेशनलाइज करे, ये यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स में ले जाए। भारत हमेशा से इसको एक बायलैटरल इशू मानता है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन शख्सगम वैली जब 1968 में चाइना के पास में आ गई, तो अब चाइना इसको एक ट्राइलैटरल इशू करते हुए इसे यूनाइटेड नेशंस में ले जाना चाहता है। तो देखते हैं ये जो हमारा पूरा कश्मीर का इशू है, बड़े लंबे समय से चल रहा है, कब ये रिजॉल्व होता है और कितना हमारे लिए अच्छा होता है, कितना कश्मीर के लोगों के लिए अच्छा होता है। तो हमारा जो दूसरा आर्टिकल है ये पेंडेमिक और जेंडर इक्वलिटी के बारे में है। तो पेंडेमिक के इस दौर में बहुत नुकसान हुआ लोगों का, अलग अलग तरीके से लोगों को अलग अलग रूप में सफ़र करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर इस बीच एक जो कल्चर उभर के आया वो है वर्क फ्रॉम होम का। तो यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम का जो एक कल्चर है, इसने महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा सहयोग करा। तो लिंक्डइन, एक जो हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट है, लिंक्डइन के अनुसार, लिंक्डइन की एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने उसने बताया कि वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वर्क फोर्स में वो बड़ा है। पेड वर्क खासकर जो होता है उसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन बड़ा है। तो इसके पीछे जो रीजन है वो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है, जिसमें आप घर बैठे ही काम कर सकते हैं। तो अगर हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स देखें, अगर हम बैकग्राउंड में जाके देखें, तो वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज्ड व्हेन कॉस्ट ऑफ डोमेस्टिक केयर इज रिड्यूस्ड। जब डोमेस्टिक केयर
का जो कॉस्ट है वो जब रिड्यूस होता है तब उनका पार्टिसिपेशन बढ़ता है, क्योंकि डोमेस्टिक केयर में अगर उनको और कोई सहयोगी वहाँ पे मिल जाए या और कोई डोमेस्टिक हेल्पर अगर कम दाम में मिल जाए, कम रेट में उनकी सर्विस प्रोवाइड करने वाला मिल जाए, तो वो आसानी से बाहर जाके काम कर सकती है। एक ये सिनेरियो होता है। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि वहाँ पे अगर पुरुष अपना पार्टिसिपेशन दे, अगर उसमें सहयोग करे वो घर के हाउस होल्ड काम में, तो भी वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो वुमेन का बढ़ जाता है। उसके साथ में मेड मोर कॉम्पिटेबल विथ मार्केट वर्क। तो मार्केट वर्क के हिसाब से भी अगर मार्केट वर्क उनका डिमांड चाहता है तो इस कंडीशन में भी वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर राइटर बताते हैं हैव द पोटेंशियल टू शिफ्ट प्री एस्टेब्लिश मार्केट पैटर्न्स एंड नॉर्म्स। तो यहाँ पे लॉकडाउन के समय में जो हमारे मार्केट नॉर्म्स थे उसमें एक शिफ्ट देखने को मिला। तो यहाँ पे लॉकडाउन में इंडिया में इंक्रीज इन टाइम स्पेंड बाय मैन इन डोमेस्टिक वर्क। तो पुरुषों के द्वारा जो समय व्यतीत किया जाता था हाउस होल्ड वर्क में, घर के कामों में, वो बढ़ा है, जिससे महिलाओं को फ़ायदा मिला है। और उसी के हिसाब से जो लिंक्डइन का रिपोर्ट आया है कि इंडियन वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा है पेड वर्क में, उसमें कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि जो वुमेन का पार्टिसिपेशन वर्क फोर्स में वो कई हद तक घर के पुरुषों पर भी डिपेंड करता है। अगर आप अपने जीवन साथी को वहाँ पे साथ देते हैं घर में, या आप आपकी फैमिली मेम्बर्स को, फीमेल फैमिली मेंबर को साथ देते हैं किसी भी तरीके से, तो ये पूर्ण रूप से हमारी एक इकोनॉमी के लिए, हमारे कल्चर के लिए, हमारे जेंडर इक्वलिटी के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। लेकिन अगर हम ग्लोबल ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पर वुमेन ड्रॉप्ड आउट ऑफ जॉब्स इन लार्ज नंबर एज अ बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर इंक्रीज। तो चाइल्ड केयर इंक्रीज होने के कारण ग्लोबल ट्रेंड ये देखने को मिला है कि यहाँ पे वुमेन का काफ़ी ज़्यादा जॉब ड्रॉप हुआ है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नौकरियाँ छोड़ी है, क्योंकि घर का हाउस होल्ड काम बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से। तो कुछ रिलेवेंट हमारे आंकड़े देख लेते हैं, कुछ डेटा देख लेते हैं। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी डेटा के अनुसार अगर हम जाएं तो एवरेज एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनवरी 19 से मार्च 20 के बीच में 403 मिलियंस था, जिसमें 43 मिलियन वुमेन थी। उसके अलावा अगर हम अप्रैल की 2020 की बात करें तो ये घट के 282 मिलियन हो गया, जिसमें महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन था वो 26 मिलियन रहा। उसके अलावा अगस्त 2020 में जब लॉकडाउन खत्म होने के बाद में एक अनलॉक की प्रक्रिया चालू हुई, धीरे धीरे लोग उनके काम पर वापस जाने लगे, उस वक्त ये थोड़ा सुधार आया इसके नंबर्स में। जो ओवरऑल फिगर है वो भी 393 मिलियन हो गया, और यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनका भी पार्टिसिपेशन बढ़ के 39 मिलियन वुमेन भी वर्कफोर्स पे हमें लौटते हुए दिखी। तो यहाँ पे अगर अगस्त 2020 की बात करें तो मेल एम्प्लॉयमेंट रेट जो है, जो पुरुषों का एम्प्लॉयमेंट रेट है वो 98% पर आया, और फीमेल का जो है वो 91% पे आया। तो अभी भी यहाँ पर काफ़ी गुंजाइश है कि जो फीमेल एम्प्लॉयमेंट रेट है या जो फीमेल वर्क फोर्स है उसमें वुमेन का जो पार्टिसिपेशन, जो वर्क फोर्स है हमारा, उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो डिस्पाइट फॉलिंग फर्टिलिटी एंड राइजिंग फीमेल एजुकेशन, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज डिक्लाइनिंग ओवर लास्ट 15 ईयर्स। तो यहाँ पर हमको ये समझने की ज़रूरत है कि पिछले 15 वर्षों में जो वुमेन पार्टिसिपेशन रहता था लेबर फोर्स में वो कम हुआ है, डिस्पाइट कि यहाँ पर फर्टिलिटी जो है उसमें कमी आई है, जो बच्चे होते थे वो अब कम देखने को मिलते हैं हमें, जो महिलाओं का एजुकेशन बढ़ा है। तो इस और थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। सिर्फ यहाँ पर बात ये नहीं आ जाती कि यहाँ पर सरकार की तरफ से कितना सहयोग है, यहाँ पर भाग हमारे एक समाज के रूप में हमारा कर्तव्य भी होता है कि हम सिर्फ सरकार पे सब कुछ नहीं डालें, हम हमारे और से भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन, कितना छोटा क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर हम करें। तो चलिए, जो हमारा तीसरा आर्टिकल है मियास ऑफ असम के बारे में, तो ये समाचार में कैसे आया। तो असेंबली इलेक्शन है, विधानसभा के चुनाव है असम में 2021 में। उसके चलते हुए काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल उथल पुथल होना स्टार्ट हो गई। उसी बीच एक कांग्रेस एमएलए है, एक कांग्रेस के विधायक है शर्मान अली, उन्होंने प्रपोज किया है कि एक मियाँ म्यूजियम बनाया जाए जो कि कल्चर और हेरिटेज जो है रिफ्लेक्ट करे, जो चार और चौपरीज एरिया में जो लोग रहते हैं उनका। तो यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट इन असम रिफ्यूज द प्रपोजल एंड
थ्रू अ ट्वीट। तो बीजेपी गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर है हेमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया है इस प्रपोजल को, और कहा है कि ये नहीं हो सकता। तो इनका ट्वीट हम पढ़ लेते हैं। इन माई अंडरस्टैंडिंग देयर इज नो सेपरेट आइडेंटिटी एंड कल्चर इन चार अंचल ऑफ असम एज मोस्ट ऑफ द पीपल हैव माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश। ऑब्वियसली इन श्रीमंता शंकरदेव कला क्षेत्र विच इज epitome of Assamese culture. We will not allow any distortion. सॉरी एमएलए साहब। तो यहाँ पर जो बीजेपी के मिनिस्टर है उन्होंने स्ट्रेट अवे इसे रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो चार अंचल में लोग रहते हैं ये बांग्लादेशीज है, तो इनका कल्चर हम हमारे श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में नहीं लगा सकते हैं। तो चार चौपरीज या चार अंचल एरिया के जो लोग हैं, जो मियाज ऑफ असम हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो चार चौपरीज ये जो एरिया है ये ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास का है। तो ब्रह्मपुत्र नदी में बहुत से फ्लोटिंग आइलैंड्स भी है, इसके तटीय एरिया भी है, तो इन्हें ही कहा जाता है चार चौपरीज एरिया। तो 80% जो यहाँ की जनसंख्या है ये बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो हमारी गरीबी रेखा है उससे नीचे है। तो इससे हमको पता चलता है कि इनका जो एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये काफ़ी निचले तबके पर है। जब इतनी ज़्यादा गरीबी है तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो दूसरे ह्यूमन डेवलपमेंट के जो मापदंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा नीचे होने की गुंजाइश है। तो प्राइमरी ऑक्यूपाइड बाय बंगाली ओरिजिन मुस्लिम्स। तो इनका जो ओरिजिन्स पाया जाता है ये बंगाली मुस्लिम्स का है, ये बंगाली मुस्लिम्स का है। तो मियाज जो है इनको एक स्टेरियोटाइप देखा जाता है कि ये बांग्लादेशी है, लेकिन हम इनका थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। तो इनमें जो लोग हैं ये खास तौर पे ईस्ट बंगाल से आए हुए हैं, जो कि मुस्लिम रिलीजन को बिलोंग करते हैं। तो मुस्लिम माइग्रेंट्स से जो कि ईस्ट बंगाल से मूव हुए हैं। लेकिन जो इनका मूवमेंट है ये किस वक्त स्टार्ट हुआ है ये बड़ा जानना यहाँ पे ज़रूरी है। 1826 के समय स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ब्रिटिश एनेक्सेशन हुआ उस समय असम में। अब ब्रिटिश एनेक्सेशन जहाँ जहाँ हुआ उन्होंने अपना उद्योग लगाया, उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज लगाई, उन्होंने अपना अलग अलग उत्पाद और अलग अलग ज़रूरतें उन्हें लगी, तो उनको उसके हिसाब से लोगों की आवश्यकता पड़ी। इसलिए बहुत पॉसिबिलिटी है कि जो ईस्ट बंगाल के लोग हैं वो माइग्रेट होकर असम वाले एरिया में आए। तो 1826 का जो समय है ये काफ़ी पहले का समय है। जब अगर हम बंगाल के विभाजन की भी बात करें तो ये भी 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। तो जब सारा यूनाइटेड था बंगाल, तब असम भी काफ़ी ज़्यादा अपने आप में एक यूनाइटेड माना जाता था, उसके भी सेपरेशन नहीं हुआ था, सेपरेट आइडेंटिटी इतना नहीं हुआ करती थी। उस समय ये माइग्रेशन हुआ है और उस समय से काफ़ी लंबे समय तक ये माइग्रेशन रहा है और धीरे धीरे चल के फिर ये चार अंचल एरिया असम का बना है। तो ये क्या क्लेम है डिस्टिंक्ट कल्चर का, इनके कल्चर के बारे में जान लेते हैं। द कम्युनिटी वॉन्ट्स टू सेलिब्रेट इट्स ओन कल्चर हेरिटेज लाइक अदर इथनिक ग्रुप विद इन द लार्ज असमीज फोल्ड। तो इनकी जो लोग हैं, ये जो मियाज कम्युनिटी है, इनका हमेशा से डिमांड रहा है कि हमें भी एक मौका मिले कि हम हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारे जो हेरिटेज है और जो हमारे इथनिक ग्रुप की जो भी आइडेंटिटी है हम उसे सेलिब्रेट कर पाए, हम उसे दुनिया को बता पाए अंडर अ लार्जर असमीज फोल्ड। तो ये असमीज जो कम्युनिटी, असमीज फोल्ड जो है उसे अपना एक हिस्सा मानते हैं और वो चाहते हैं कि हम भी उनकी छत्र छाया में हमारा कल्चर रिफ्लेक्ट करें, लोगों को बताएं, हम हमारे कल्चर आगे बढ़ा पाए, हम उसे सेलिब्रेट कर पाए, हम उसे मना पाए। तो इट्स हेरिटेज इज यूनिक to Assam's char dwellers and may not have any similarity with बांग्लादेश। तो यहाँ पे इनका जो कल्चर है ये बांग्लादेश के कल्चर से काफ़ी ज़्यादा भिन्न है। उदाहरण दिया हुआ है राइटर ने कि मार्शल आर्ट जो है लट्टीबारी, ये बांग्लादेश में नहीं मिला जाता है और ये इनका एक डिस्टिंक्ट कल्चर है। उसके अलावा इनका जो पहनावा है ये भी बांग्लादेशियों से काफ़ी ज़्यादा भिन्न है। इनके पास वेस्ट होता है, धोती होता है और गमूशा होता है। जैसे बांग्लादेश, आपने असमीज गमछा देखा होगा जो काफ़ी बार हमको वाइट और रेड कलर में दिखा जाता है, तो ये भी इनके अटायर का एक हिस्सा है। तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये कुछ कई वर्षों पहले यहाँ पर आए और धीरे धीरे जो इनका कल्चर है ये असमीज फोल्ड में आ गए, कुछ उनके कल्चर से लेकर आए, कुछ यहाँ का कल्चर मिला और ये अपने आप में एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी अभी बन गए हैं। तो चलिए हमारा न्यूज़ इन फ्लैश आज का देख लेते हैं। जो भारत का रिजोल्यूशन है काउंटर टेरर का, उसके बारे में जानते हैं। तो
तो इंडियाज एनुअल रिजोल्यूशन वॉज को स्पॉन्सर्ड बाय 75 कंट्रीज एंड adopted बाय कंसेंसस इन फर्स्ट कमिटी ऑफ यूएन जनरल काउंसिल। तो भारत का जो एक रिजोल्यूशन था टेरर को काउंटर करने के लिए, ये 75 देशों के द्वारा भारत को सपोर्ट यहाँ पे मिला हुआ था और ये अडॉप्ट कर लिया गया है इन फर्स्ट कमिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल काउंसिल। उसके अलावा द रिजोल्यूशन इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड्स करता है यहाँ पर, ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रिवेंट टेररिस्ट फ्रॉम एक्वायरिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो ये जो रिजोल्यूशन है इसका उद्देश्य ये है कि जो आतंकवादी संगठन है वो ऐसे वेपन्स, ऐसे हथियार नहीं एक्वायर कर पाए, नहीं जमा कर पाए जिससे एक मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है और जनहानि को, जो मनुष्य जो जाति है उसे हानि पहुंच सकती है। उसके अलावा जो हमारी दूसरी न्यूज़ है, जो दूसरा समाचार है, ये हरियाणा का है कि हरियाणा असेंबली हैज़ पास द हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल्स। तो एक बिल पास किया गया है हरियाणा असेंबली के द्वारा जिसका नाम है हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल 2020, जिसमें ये महत्वपूर्ण प्रावधान लाया गया है कि प्राइवेट सेक्टर जो जॉब होंगी उसमें 75% जो रिजर्वेशन होगा वो लोकल्स का होगा। उसके अलावा जो तीसरा न्यूज़ है ये नेपाल से खबर आ रही है कि जो हमारे जनरल है, आर्मी के जनरल है मनोज मुकुंद नरवणे, इन्हें ऑनरी जनरल की उपाधि दी गई है। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। लंबी परंपरा चलती आ रही है कि जो भी हमारे आर्मी के चीफ होता है उन्हें ऑनरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ नेपाली आर्मीज दिया जाता है। हमारे नेपाल के काफ़ी गोरखा जो कम्युनिटी से लोग आते हैं वो भी हमारी इंडियन आर्मी में काफ़ी तौर पे देखे जाते हैं। हमारा एक रेजिमेंट भी है, गोरखा रेजिमेंट, जिसमें लंबे समय से जो नेपाल के लोग हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, हमारे लिए शहीद भी हुए हैं। तो ये बहुत अच्छे संबंध है जो अभी भी कंटिन्यू है। तो चलिए देखते हैं ये संबंध आगे और अच्छे रहने ज़रूरी है। भारत और नेपाल की मित्रता अपने आप में बहुत पुरानी और बहुत अच्छी है। तो उसके अलावा जो हमारा चौथा न्यूज़ है ये BMI ऑफ इंडियन 19 ईयर ओल्ड के बारे में है। तो BMI क्या होता है? ये होता है बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें वेट और हाइट का एक एवरेज निकाल के एक इंडेक्स बनाया जाता है जिसमें आप कितने स्वस्थ हैं उसके बारे में ये जानकारी देता है। तो लैंसेट की एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसमें ये पता चला है कि इंडिया रैंक्स 3rd and 5th फ्रॉम द बॉटम among countries where 19-year-olds boys and girls have low body mass index। तो जो बॉडी मास इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 19 वर्षीय जो टीनेजर्स है उनकी जब निकाली गई बॉयज़ और गर्ल्स में, तो हम लास्ट से 3rd और 5th स्थान पे रहे। तो यहाँ पर मेल न्यूट्रिशन की एक समस्या लंबे समय से रही हुई है। तो कहीं ना कहीं ये जो पुराने एक लंबे समय से बहुत ज़्यादा हमको मेल न्यूट्रिशन की समस्या देखने को मिलती थी, उसी के कारण ये हमको आज रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।